ने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। Hey girls! Congratulations! आज तो पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं अब खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जी लास्ट ऑर्डर की पेमेंट अभी तक की। हेलो नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है। ऐसे ही चलता रहा तो मैं बिजनेस से बाहर हो जाऊंगी। इतनी परेशान क्यों लग रही है? एक बड़ा ऑर्डर आया है और पिछले डिलीवरी का पैसा कुछ महीनों से अटका पड़ा है। तो जमाने के साथ चलना सीखना। ट्रेड्स में रजिस्टर कर। ट्रेड्स? ये क्या है? ट्रेड्स लघु उद्योगों को पेमेंट की परेशानी से बचाने के लिए बनाया गया है। माल सप्लाई करने के बाद खरीदार द्वारा स्वीकृत इनवॉइस को ट्रेड्स की वेबसाइट पर अपलोड कर दो। बैंक इनवॉइस का पेमेंट आपको तुरंत दे सकता है, पर बेचने वाला और खरीदने वाला, सरकारी हो या प्राइवेट, दोनों ट्रेड्स पर रजिस्टर्ड होने चाहिए। सॉरी, कॉल कट गया था। एक बात बताइए, आप ट्रेड्स पे रजिस्टर्ड हो? हाँ, आप भी रजिस्टर कर लो। जी, और इनवॉइस भी करती हूँ अपलोड। और अब से पेमेंट की नहीं लूंगी लोड। आरबीआई कहता है बनो जानकार, बढ़ाओ व्यापार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के पीएम के बीच पहली बार हुई वर्चुअल शिखर वार्ता। पीएम मोदी ने कहा दोनों देशों के बीच मजबूत रिश्ते भारत प्रशांत क्षेत्र के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बेहद जरूरी। देश में इंजीनियरिंग के छात्रों को इंटर्नशिप उपलब्ध कराया जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इसके लिए ट्यूलिप प्लेटफॉर्म का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना काल में सरकार द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से लाभान्वितों से की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बातचीत और जाना उनका हालचाल। कोविड-19 संक्रमण की जांच के लिए इस समय देश में कार्यरत हैं 688 प्रयोगशालाएं। लगातार बढ़ती जांच से कोरोना संक्रमण के मामलों को रोकने में मिल रही है मदद। उपचारित होने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। नमस्कार, मैं हूं दीपाली सिंह। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऑस्ट्रेलिया के अपने समकक्ष स्कॉट मॉरिसन के साथ वर्चुअल शिखर वार्ता की और ऐसा पहली बार हुआ है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को और मजबूत बनाने की वकालत करते हुए इसे न केवल भारत प्रशांत क्षेत्र के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए आवश्यक बताया। प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के साथ पहली बार भारत ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल समिट को संबोधित करते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच संबंधों को सशक्त करने का यह सही समय है। अपनी दोस्ती को और मजबूत बनाने के लिए हमारे पास असीम संभावनाएं हैं। ये संभावनाएं अपने साथ चैलेंजेस भी लाती हैं। चैलेंजेस की किस तरह इस पोटेंशियल को वास्तविकता में ट्रांसलेट किया जाए ताकि दोनों देशों के नागरिकों, बिजनेसेस, एकेडमिक्स, रिसर्चर्स इत्यादि के बीच लिंक्स हो और जो और मजबूत बने। कैसे हमारे संबंध अपने क्षेत्र के लिए और विश्व के लिए एक फैक्टर ऑफ स्टेबिलिटी बने, कैसे हम मिलकर ग्लोबल गुड के लिए कार्य करें, इन सभी पहलुओं पर विचार की आवश्यकता है।
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज संयुक्त रूप से ट्यूलिप प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य देश में इंजीनियरिंग के जो छात्र हैं उनको इंटर्नशिप उपलब्ध कराना है। इस प्लेटफॉर्म का उद्घाटन करते हुए हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ट्यूलिप से विद्यार्थियों, शहरी स्थानीय निकायों सहित सभी पक्षों को लाभ होगा। इससे देश में युवा प्रतिभा की देश में पहचान सुगम हो पाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि देश में इस प्रकार का ये पहला कदम होगा जिससे प्रतिभा को समुचित अवसर देकर देश के युवाओं को पूरा लाभ मिलेगा। मैं समझता हूं इस अर्बन रिजुविनेशन में ये इंटर्नशिप प्रोग्राम, जिसमें दुर्गा शंकर जी कह रहे हैं उन्हें विश्वास है कि पहले वर्ष में ही 25,000 फ्रेश ग्रेजुएट इंजीनियर्स को ये हम इंटर्नशिप दे पाएंगे। मैं समझता हूं इस अर्बनाइजेशन में एक बहुत ये महत्वपूर्ण और बहुत लाभदायक कदम होगा। आई जस्ट वांट यूथ एजुकेटेड engineering graduates and getting them to dedicate to the work of our urban local bodies and our overall process of urbanization. वहीं मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि ट्यूलिप युवाओं में बौद्धिक कौशल को बढ़ावा देगा। इससे युवाओं की नवाचारी बौद्धिक क्षमता का सदुपयोग हो सकेगा और अगले 5 वर्ष में $50 खरब की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी। दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनियों में यदि सीईओ है, कार्यकारी निदेशक उसका है, तो हिंदुस्तान से पढ़ने वाला छात्र है। ये इसका प्रमाण है। एक ने मैं सकना प्रमाण दे सकता हूं पूरी दुनिया में। अमेरिका से जितने भी विकासशील देश हैं उनमें बहुत बड़ी उपस्थिति में शीर्ष पदों पर बैठे रहने वाले मेरी आईआईटी से, मेरे इंजीनियरिंग कॉलेज से, मेरे इन विश्वविद्यालयों से निकलने वाला छात्र है। इसका मतलब यह है कि आज जरूरत है इस समन्वय की। महाराष्ट्र में तूफान निसर्ग अब कमजोर पड़ गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ घंटों में इसके पूरी तरह से निष्प्रभावी होने की संभावना है। इससे पहले कल ये तूफान महाराष्ट्र के तटीय इलाके अलीबाग के तट से टकराया। अलीबाग के अलावा रायगढ़ और रत्नागिरी में काफी तेज हवा चली और भारी बारिश हुई, जिसका असर मुंबई पर भी पड़ा। हालांकि वहां कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। कई जगहों पर पेड़ गिर गए और अब कई हिस्सों में जल जमाव जैसी स्थिति है। पहले से महाराष्ट्र में तैनात एनडीआरएफ की टीम अब बचाव कार्य में लगी हुई है। लोगों को घरों से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। मुंबई एयरपोर्ट पर भी आवागमन बहाल है। देश में कोविड-19 से उबरने वालों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आज स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार कोरोना वायरस के संक्रमण से अब तक 1,04,106 मरीज पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं, जबकि सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़ गई है। अब देश में कुल सक्रिय संक्रमण के मामले 1,06,737 हो गए हैं। इसी के साथ मृत्यु दर में गिरावट दर्ज हो रही है। देश में कोविड-19 की जांच करने के लिए 688 प्रयोगशालाएं हैं, जिनमें से 480 सरकारी हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन के क्लिनिकल ट्रायल को फिर से अनुमति दे दी है। कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज में इस मलेरिया की दवा का इस्तेमाल किया जा रहा है। दरअसल एक रिसर्च रिपोर्ट में इस पर सवाल उठाए गए थे। इसके बाद WHO ने के क्लिनिकल ट्रायल पर रोक लगा दी थी, लेकिन अब समीक्षा के बाद फिर से क्लिनिकल ट्रायल शुरू कर दिया गया है। ये ट्रायल 35 देशों के मरीजों पर किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने सरकारी निवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मथुरा, बरेली और वाराणसी समेत कई जनपदों के पेंशनधारक लाभार्थियों से बात कर उनका हालचाल जाना। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1,000 रुपए की अतिरिक्त धनराशि 86,71,781 पेंशनधारकों को 13,001.84 करोड़ रुपए दी जा रही है। इसका उद्देश्य है कि इस संक्रमण काल में आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत या परेशानी से बचना है। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की कि वे इस पैसे को निकालने बैंक ना जाएं और जो बैंकिंग करस्पॉन्डेंट काम कर रहे हैं उनसे ही पैसा लें, जिससे कोरोना के किसी भी खतरे से बचे रहें और बैंक में भीड़ भी न लगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीबों, महिलाओं, किसानों के लिए सरकार काम कर रही है। ये सब प्रधानमंत्री के प्रयासों के कारण संभव हो पाया है। अब तकनीक के माध्यम से आपका पैसा सीधे आपके खाते में पहुंच रहा है, जिससे कोई दलाली नहीं कर सकता है। कि वैश्विक महामारी कोरोना से जब पूरी दुनिया जूझ रही है
और उन स्थितियों में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने उन सभी लोगों की चिंता की है, गांव का गरीब है, किसान है, नौजवान है, महिलाएं हैं, सभी लोगों को, और बराबर उनके अकाउंट में पैसा दिया, राशन दिया। आज उसी का प्रतिफल है कि हर एक गरीब को हम लोग सुविधा उपलब्ध कराने में हमें मदद मिल पा रही है। चाहे वह 18 करोड़ गरीबों को राशन उपलब्ध कराने की कार्रवाई हो, 1 जून से हम 6ठी बार राशन उपलब्ध करवा रहे हैं गरीबों को। पूरे देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन की सुविधा का लाभ मिला है। इसी प्रकार से हम लोगों ने इन 86,71,781 जो लाभार्थी थे, चारों प्रकार के पेंशन धारक, अप्रैल महीने में हम लोगों ने इन्हें 2-2 महीने की पेंशन उपलब्ध करवाई थी एक साथ, और आज इन्हें पीएम पैकेज के अंतर्गत जो 1,000 रुपये की राशि 3 महीने के लिए अलग से पेंशन के अतिरिक्त स्वीकृत की गई थी, इस राशि को भी आज उनके अकाउंट में देने की व्यवस्था सीधे की जा रही है। आप अनुमान कर सकते हैं कि एक साथ 86,71,000 से अधिक लाभार्थी इन पेंशन की सुविधा से सीधे सीधे लाभान्वित होंगे। टेक्नोलॉजी का उपयोग करके कैसे हम गरीब को इन सभी योजनाओं से लाभान्वित कर सकते हैं, एक क्लिक करके सबके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। पहले इसमें भी बहुत शोषण होता था, प्रधानमंत्री जी ने शोषण से आपको मुक्त कर दिया। अब कोई व्यक्ति शोषण नहीं कर पाएगा। इस प्रकार से जो कोरोना का महामारी चल रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पर सोचा कि उनके सुविधा के लिए, उनकी व्यवस्था के लिए हर प्रकार पहले से व्यवस्था कर ली जाए। इसीलिए वृद्धावस्था पेंशन और निराश्रित महिला पेंशन और दिव्यांग पेंशन और कुष्ठावस्था पेंशन के लिए कुछ 86,71,781 लोगों को आज ये माननीय मुख्यमंत्री ने बटन दबा करके उनके खाते में पैसा दिया है। और इनके पैसा पहुंच जाने के बाद जो उनकी असुविधाएं होती हैं, उनका सब रोज़मर्रा का काम पूरा हो जाएगा, सारी व्यवस्था हो जाएगी। तो इस पर मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि गरीबों के प्रति जिस प्रकार से उनकी जागरूकता है, ये आगे बढ़ता जाएगा तो उत्तर प्रदेश में गरीबों को जिस प्रकार से असुविधा होती थी वो पूरा हो जाएगा। मेरठ जिले के दिव्यांगों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज वार्ता की। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मेरठ के 2 दिव्यांगजनों नितिन महेश्वरी और रवि कुमार से बात कर उनका हालचाल जाना और उनके खाते में 1,500 रुपए भी भेजे। दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी अनिल कुमार ने बताया कि मेरठ जिले में 13,789 दिव्यांगजन हैं, जिनके खाते में 1,500 रुपए आ गए हैं। 1,000 रुपए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और 500 रुपए प्रदेश सरकार की दिव्यांगजन पेंशन के अंतर्गत आए हैं। आज किसी बार मुख्यमंत्री ने हमसे बात करी, हमें बहुत अच्छा लगा। हमारी जो जून की 500 रुपये रुके हुए थे, आज वो भी भेजे हैं। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी वाले 1,000 रुपये महामारी में दिव्यांगों के लिए प्रेरित किए गए थे, वो भी भेजे गए हैं। और हमें बहुत ही अच्छा लगा कि जिस तरह मैं मोबाइल रिचार्ज का काम कर रहा था और मेरा काम बंद हुआ और इस पैसे से मैं अपना खर्चा चला लूँगा, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जो प्रधानमंत्री जी ने मुझे 1,000 रुपये दिए हैं, और जैसे कि देख रहे हो आप लॉकडाउन में कि इंडस्ट्रीज़ वगैरह में, एक इंडस्ट्रीज़ के वर्कर हूँ, वो बंद है, खर्चा नहीं चला पा रहा कहीं से भी। जो प्रधानमंत्री जी ने 1,000 रुपये दिए हैं, मैं उसका बहुत आभारी हूँ। जन सशक्तिकरण विभाग द्वारा दिव्यांगजनों के लिए दिव्यांग पेंशन योजना संचालित है, जिसमें 40% दिव्यांग जो है उनको 500 रुपये प्रति माह के हिसाब से 1,500 रुपये क्वार्टरली दिया जाता है, जिसमें से अप्रैल माह में 1,000 रुपये अग्रिम रूप से दे दिया गया था और आज 500 रुपये दिव्यांग पेंशन का और 1,000 रुपये प्रधानमंत्री राहत कोष का पैसा दिया गया है। इसमें जो कुष्ठ व्यक्ति हैं उनको 2,500 रुपये प्रति माह की धनराशि से पेंशन दी जाती है।
अपर मुख्य सचिव गृह व सूचना अवनीश कुमार अवस्थी ने आज प्रेस वार्ता में बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज टीम 11 की बैठक में 8 जून से अनलॉक 1 के अंतर्गत जो विभिन्न निर्णय लिए जाने हैं उन पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि अगर छूट दी जाती है तो ऐसी स्थिति में कैसे सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करा जाए, कैसे संक्रमण से बचाव किया जा सके, इसका अध्ययन करने के लिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है। उन्होंने बताया कि बाजार खुलने के कारण भीड़ बढ़ी है, इसके लिए पुलिस को पेट्रोलिंग करने के भी निर्देश दिए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश दिए हैं कि अनलॉक 1 के व्यवस्था के अनुरूप 8 जून से जो धार्मिक स्थल, जो मॉल्स और जो रेस्टोरेंट और होटल्स के खुलने का भारत सरकार की गाइडलाइंस का अभी इंतजार किया जा रहा है, उन गाइडलाइंस के आते ही इनका प्रॉपर अध्ययन करें जिससे कि एक व्यवस्था बनाई जा सके। मुख्यमंत्री जी ने आज चूंकि अनलॉक 1 के बाद बाजारों में लोग आए हैं, खरीदारी बढ़ी है और हर तरफ इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बढ़ी है, तो पुलिस की पेट्रोलिंग के लिए भी विशेष रूप से उन्होंने निर्देश देने को दिया है। कोरोना वायरस के संबंध में प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने आज प्रेस वार्ता में बताया कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 24 घंटे में 371 नए मामले सामने आए हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 3,553 है और 5,439 लोग कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब तक 245 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। विगत 24 घंटों में कुल 371 नए प्रकरण सामने आए हैं। इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 3,553 और जो लोग संक्रमित होने के पश्चात पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं उनकी संख्या है 5,439। अब तक कोरोना वायरस पॉजिटिव 245 लोगों की मृत्यु हुई है। आइसोलेशन वार्ड में इस समय 3,579 लोगों को रखा गया है जिनका इलाज चल रहा है और फैसिलिटी क्वारंटाइन में इस समय 7,895 लोग हैं। कल 10,563 सैंपल्स की टेस्टिंग हुई है और 11,291 सैंपल्स लेबोरेटरीज को कल जिलों से भेजे गए। पूल टेस्टिंं में 888 5 सैंपल के पूल लगाए गए जिनमें 146 पूल्स पॉजिटिव आए थे जो 16.44% होता है और 10-10 सैंपल के 99 पूल लगाए गए थे जिसमें से 15 पूल पॉजिटिव निकले थे जो 15.15% है। पूल टेस्टिंग के माध्यम से कुल 5,430 सैंपल्स की जांच की गई। लखनऊ में लगातार कोरोना मरीजों के ठीक होने की संख्या तेजी से बढ़ रही है। अब तक 410 मरीजों में से 310 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं, जबकि 100 मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में किया जा रहा है और हॉटस्पॉट की संख्या भी घटकर 10 हो गई है। लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने बताया कि प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। खासतौर पर हॉटस्पॉट इलाकों में निगाह रखी जा रही है। रोज यहाँ मेडिकल टीमें जांच कर रही है। इन क्षेत्रों को रोज सैनिटाइज किया जा रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि लखनऊ में जल्द ही मरीजों की संख्या और कम होगी। जनपद लखनऊ में वर्तमान में 9 हॉटस्पॉट्स हैं और इन हॉटस्पॉट्स का जो मैनेजमेंट किया जा रहा है इसमें 4 स्तर की कार्रवाई है। सबसे पहले तो बैरिकेडिंग करके इसकी फिजिकल सीलिंग, इसके साथ इन हॉटस्पॉट सभी क्षेत्रों पे हमने CCTV कैमरेज लगा रखे हैं जो 24/7 चलते हैं और इसकी फीड हमारे स्मार्ट सिटी कंट्रोल सेंटर पे रहता है जहाँ से इनकी निगरानी की जाती है। यहाँ PA सिस्टम भी लगाए गए हैं जिसके माध्यम से रेगुलर अनाउंसमेंट किया जाता है लोगों को कि किन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना है, लोग अपने घरों में बने रहें। साथ ही साथ आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी वहाँ सुनिश्चित की जाती है और प्रतिदिन सैनिटाइजेशन टीम के द्वारा इन घरों का सैनिटाइजेशन किया जाता है और जो हमारी चिकित्सीय टीमें हैं यहाँ पर इनकी सैंपलिंग और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग सुनिश्चित करती है। इस प्रकार से वर्तमान में 9 हॉटस्पॉट्स हैं और 100 एक्टिव केसेस बचे हैं लखनऊ में और 308 डिस्चार्ज हो चुके हैं व्यक्ति उपचारित होकर के।
कोविड-19 कोरोना के कारण अब पूरे विश्व के आयात और निर्यात के तौर तरीके बदल गए हैं। ऐसे में कैसे अपने हस्तशिल्प उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों पर खरा साबित कर विदेशी ग्राहकों की पहली पसंद बनाएं, इसको लेकर मुरादाबाद में प्रयास तेज हो गए हैं। मुरादाबाद के कलघट थाना क्षेत्र में स्थित भारत सरकार के धातु हस्तशिल्प सेवा केंद्र की तरफ से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत हैंडीक्राफ्ट सर्विस सेंटर के अधिकारियों और कई टीम में एक्सपोर्ट हाउस का भ्रमण करके एक्सपोर्ट हाउस के संचालकों को नई तकनीक और किस प्रकार उनको अब काम करना है जैसी तमाम जानकारी प्रदान कर रही हैं, जिससे पीतल नगरी के हस्तशिल्प उत्पादों को निर्यात के लिए अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों पर 100% खरा साबित कर उत्पादों को विदेशी ग्राहकों की पहली पसंद बनाया जा सके। जो कोविड-19 है ये प्रॉब्लम पूरे वर्ल्ड में है, तो अब हमारा जो पीतल का उद्योग है, हमारा जो मेटल हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट का जो व्यवसाय है, जो एक्सपोर्टर्स यहाँ से आइटम बना करके भिन्न भिन्न देशों को भेजते हैं, तो हमारे को सब पूरे प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रख करके ही जो है अब दोबारा से अपनी जो पैकिंग की प्रक्रिया है, अपनी जो मेटल फिनिशिंग की प्रक्रिया है, उनमें कुछ बदलाव लाने की आवश्यकता है। मतलब काम करने के प्रोसेस को थोड़ा सिस्टमेटिक करना पड़ेगा। देखिए क्या है, पहले तो हमें बिल्कुल अपने एम्प्लॉय को ये सुनिश्चित कर देना है कि हमारा जो एम्प्लॉय है वो पूरी तरह से हेल्दी है, क्योंकि हमें अपने विदेशी ग्राहक को एक ये कॉन्फिडेंस उसके साथ में विकसित करना है कि हम जो भी आइटम अपना बना रहे हैं और आइटम बना करके आपको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे उस आइटम में जो है कोई किसी भी तरह का कोई कंटामिनेशन का पॉसिबिलिटी नहीं है। अंबेडकर नगर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने के कारण बसखारी के निवर्तमान थानाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह जैतपुर थाने का चार्ज लेने जा रहे थे। उनके साथ काफी भीड़ थी जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे थे। इस कारण से पुलिस अधीक्षक अंबेडकर नगर आलोक प्रियदर्शी ने उन्हें निलंबित कर दिया है और उनके साथ कुछ अन्य पुलिसकर्मी को भी पुलिस लाइन भेजा जा रहा है तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न किए जाने के कारण मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। आज सुबह एक वीडियो का संज्ञान लिया गया हमारे द्वारा, जिसमें निवर्तमान थानाध्यक्ष बसखारी जो नए थाने का चार्ज ले जा रहे थे, उनके द्वारा अपनी फेयरवेल के बाद कुछ गाड़ियों का काफिला निकाल करके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करते हुए और वो अपना चार्ज लेने के लिए जा रहे थे। वीडियो का संज्ञान लेकर के उसमें ये देखा गया कि उसमें सोशल डिस्टेंसिंग के रूल्स जो शासनादेश उसका पालन नहीं किया जा रहा था उनके द्वारा, और इस बात का संज्ञान लेते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, उनको निलंबित कर दिया गया है। उनके साथ के जो पुलिस कर्मचारी हैं उनको लाइन भेजा गया है कि इसके विषय में विस्तृत जांच करने के लिए एडिशनल एसपी साहब को आदेशित किया गया है और सोशल डिस्टेंसिंग के वायलेशन का एक मुकदमा भी सुसंगत धाराओं में कायम किया जा रहा है। केंद्र की कैबिनेट बैठक में किसानों की कृषि उपज की भंडारण क्षमता और कृषि उपज को देश में कहीं भी बेचने जैसे फैसले का सहारनपुर के किसानों ने काफी सराहना की है। किसानों का कहना है कि अब देश के किसान अपनी फसल को अपनी सुविधा अनुसार बेफिक्र होकर जितना चाहें उतना भंडारण कर सकते हैं और अपनी फसल को अपनी मर्जी से जहां भी उचित हो फसल का मूल्य मिले वहां बेच सकते हैं। इसके लिए वे सरकार का धन्यवाद करना चाहते हैं। किसानों का कहना है कि इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान सम्मान निधि और कृषि बीमा योजना आदि बहुत ही किसान कल्याणकारी योजनाएं देश के किसानों को समर्पित कर चुके हैं, जो किसानों के लिए वरदान साबित हो रही हैं। महसूस बहुत अच्छा लगा। एक तो जब ये शुरू में ही किसान सम्मान निधि चलाई तो ये बड़ा किसानों को सम्मान मिला, इसका भी बड़ा लाभ मिला। ये मीटिंग हुई, इसमें जो किसानों के लिए अपनी फसलों को रोकने के लिए इजाज़त दी गई, ये बहुत ही अच्छा फैसला किया गया। अपने माल को आदमी कभी भी कहीं भी ले जाकर बेच सकते हैं। अगर यहाँ सहारनपुर में हमें अच्छे रेट नहीं मिल रहे तो हरियाणा में बेच सकते हैं। ये इतना अच्छा प्रधान नरेंद्र मोदी जी ने फैसला किया है, इसकी तो मैं तहे दिल से तमाम किसानों की तरफ से बधाई देना चाहता हूँ। बहुत ही अच्छा फैसला किया है हमारे प्रधान नरेंद्र मोदी जी ने। बहुत अच्छा लगा है। जब से ये कैबिनेट की मीटिंग में किसानों के ऊपर से जो प्रतिबंध हटे हैं कि बाहर आप माल नहीं पहले ले आ सकते थे, पुलिस परेशान करती थी और अपने घरों में ये अपना अनाज वगैरह स्टॉक नहीं कर सकते थे, अब ये पाबंदी हट चुकी है।
तो जब हम समय पा के अपना अनाज जब भी अच्छा दाम मिलेगा दूसरे राज्यों में हम वहाँ पे इसे बेच सकते हैं, जिससे कि हमारे पर मान लो जो हमारा जो भी अनाज है उसका हमें उचित मूल्य मिल सके। जी सुनकर बड़ा अच्छा लगा कि सरकार ने कुछ ऐसे फैसले लिए जो किसान हित में है। जैसे कि फसल का भंडारण था, तो भंडारण में पहले ये था कि कहीं भी अगर ये पता चला कि वहाँ स्टोरेज है वो किसी भी प्रकार का, तो वहाँ उसकी जांच होती और तहकीकात करते फिरते थे। आज वो पाबंदी हटी तो एक अच्छा खुशगवार लगा। दूसरी बात यह है कि दूसरे राज्यों की मंडियों में किसान अपना माल यदि ले जाता तो पुलिस परेशान करती थी, लेकिन इस बार ये बंधन सरकार ने हटाया तो एक बड़ा अच्छा सराहनीय कदम है और भविष्य में इससे किसान लाभान्वित होंगे। केंद्र सरकार ने कृषि की स्थिति को सुधारने और किसानों की आय को दोगुना करने के लिए कई नई योजनाओं की घोषणा की है। सरकार ने नई व्यवस्था के तहत किसानों को एक देश एक बाजार का तोहफा दिया है, जिससे किसान अपनी उपज की कहीं भी बेच सकते हैं। सरकार ने फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ाकर किसानों की आय दोगुनी करने की कड़ी में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। केंद्र सरकार की नई घोषणाओं से किसानों में उत्साह है। वन नेशन वन रेट से हमको ये फायदा होगा कि हमारा माल व्यापारी खरीदता था और ले जाके दूसरे शहरों में महंगा बेचता था। अब हम किसान स्वयं उसको ले जा सकेंगे, क्योंकि एक जगह से दूसरे जगह के ले आने और ले जाने में किसानों को काफ़ी दिक्कत उठानी पड़ती थी और रेट का भारी अंतर होता था। इससे निश्चित रूप से किसानों को फायदा होगा। और दूसरा जो समर्थन मूल्य की बात है, मोदी जी को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। हमीरपुर जिला खेती के लिए जाना जाता है। यहाँ पर किसानों ने भारत सरकार के फैसले का भरपूर स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार हमारे हित की सरकार है। लॉकडाउन के चलते हम लोगों में आत्मनिर्भरता की कुछ कमी आई थी, जिससे हम लोग निराशा की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन भारत सरकार के इस फैसले के आने के बाद हम लोगों में आत्मनिर्भरता एवं उम्मीद की किरण जागृत हुई है। किसानों की आय दोगुनी करने में भारत सरकार के फैसला हम किसानों के लिए काफी कारगर साबित होगा। क्योंकि बहुत सारे पैकेज में भी किसान छूटे हुए थे, लेकिन वर्तमान में जो माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से घोषणा हुई है उससे हम किसानों को भी राहत मिली है और हम सब लोग अब आत्मनिर्भर बनेंगे और इससे हमें खुशी है। जबकि लॉकडाउन के दौरान हम लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, खाने के लिए राशन या सब्जी खरीदने में बड़ी दिक्कत हो रही थी, कहीं बाहर जाने में दिक्कत हो रही थी। इस समय जो हमारे भारत सरकार द्वारा निर्णय लिए गए कि हमें सब्जियां भी घर पे दरवाजे पे मिल रही हैं, राशन भी हमें ऑनलाइन मिल रहे हैं, उन्हें बड़े बड़े फैसले करने के बाद तो धन्यवाद देना चाहते हैं भारत सरकार को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि जिससे हमें राहत मिली। निश्चित तौर पर लॉकडाउन को लेकर किसान के साथ साथ हमारे देश का प्रत्येक नागरिक कहीं ना कहीं अपने आप में महसूस कर रहा था कि अब भविष्य क्या होगा, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो निर्णय लिए गए हैं, आज देश के अंदर आम किसान, आम व्यक्ति, हर व्यक्ति खुशहाली महसूस कर रहा है कि जो निर्णय लिए गए हैं वास्तव में भारत देश के निवासियों के लिए, आम जनमानस के लिए लिए गए हैं। बरली के नवाबगंज ब्लॉक के ग्राम ब्रह्म में महिलाएं पीपीई किट बनाकर अपनी आजीविका कमा रही हैं। कोरोना के कारण जब देश भर में कारोबार बंद हो गए थे तो इन महिलाओं ने पीपीई किट और मास्क बनाने शुरू कर दिए। ये महिलाएं इससे पहले स्कूल ड्रेस सिलने का काम करती थीं। इनके पास मशीनें एवं संयंत्र पहले से थे, जिसका प्रयोग उन्होंने बंदी के समय में किया। इससे समूह की महिलाओं ने खुद तो रोजगार किया ही, साथ ही गांव के अन्य लोगों को भी रोजगार से जोड़ने का काम किया। ये महिलाएं गांव में पीपीई किट बनाकर इसे नगर निगम बरेली सहित अन्य जिलों में भी निर्यात कर आत्मनिर्भर बन रही हैं। ये महिलाएं हर रोज 25 से 50 किट तैयार कर बाजार में भेजती हैं। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के पीएम के बीच पहली बार हुई वर्चुअल शिखर वार्ता। पीएम मोदी ने कहा, दोनों देशों के बीच मजबूत रिश्ते भारत प्रशांत क्षेत्र के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए बेहद जरूरी। देश में इंजीनियरिंग के छात्रों को इंटर्नशिप उपलब्ध कराया जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इसके लिए ट्यूलिप प्लेटफॉर्म का किया शुभारंभ।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना काल में सरकार द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से लाभान्वितों से की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बातचीत और जाना उनका हालचाल। कोविड-19 संक्रमण की जांच के लिए इस समय देश में कार्यरत हैं 688 प्रयोगशालाएं। लगातार बढ़ती जांच से कोरोना संक्रमण के मामलों को रोकने में मिल रही है मदद। उपचारित होने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। Come on boys, let's go practice। अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहा है। तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में 3rd अंपायर, वैसे ही आरबीआई का बैंकिंग ओम्बड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आरबीआई के बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लेंट करो। यह आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। समझे? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। भारत में अत्यंत गर्मी जानलेवा साबित हो रही है। जलवायु परिवर्तन, शहरीकरण, ईंधन का अत्यधिक उपयोग और पेड़ों का कटना भी इसका कारण है, और भविष्य में गर्मी बदतर होगी। लू बेहद खतरनाक है और ज्यादातर लोग इस बात से अनजान हैं कि यह जानलेवा हो सकती है। गर्मी से बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, बच्चे, बीमार लोग, मजदूर, बेघर और झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग ज्यादा प्रभावित होते हैं, पर इसका असर किसी को भी हो सकता है। याद रखें, इलाज कराने से अच्छा रोकथाम जरूरी है। गर्मी के कारण तबीयत खराब हो तो तुरंत डॉक्टर या चिकित्सालय का संपर्क करें। धूप में अधिक परिश्रम करने से जानलेवा लू लगने का खतरा है। इसके लक्षण पहचानिए: तेज बुखार, उल्टी उबकाई, कमजोरी, ऐंठन, चक्कर, मानसिक तौर पर अस्त व्यस्त होना, सांस लेने में कठिनाई या बेचैनी, तेज धड़कन, सीने में दर्द, बेहोशी। अगर आप किसी को भी इन हालात में पाएं, उन्हें प्राथमिक उपचार दीजिए। तुरंत 108 पे फोन कर एम्बुलेंस बुलाएं। तब तक उन्हें छांव में ले जाएं, पांव ऊपर करके लेटाएं, गीले कपड़े से शरीर को ठंडा करें, हवा दें। अगर वो पूरे होश में हो तो ORS, नींबू पानी, छाछ जैसे प्राकृतिक तरल पिलाएं। गैस वाली सॉफ्ट ड्रिंक्स पिलाना टालें। आपकी सतर्कता से जान बच सकती है। गर्मी का मौसम छुट्टियों के साथ जानलेवा लू भी लाता है। लू से बचने के लिए खूब पानी पिए, खासकर जब बहुत पसीना आ रहा हो तब। ORS, नींबू पानी, छाछ इत्यादि पिए। चाय, कॉफी और कोल्ड ड्रिंक्स पीना टालें। धूप से बचे, खासकर 11 से 4 के बीच। हल्के रंग के आरामदायक कपड़े पहने, सिंथेटिक कपड़े ना पहने। बाहर जाते समय पीने का पानी साथ रखें। छाता, टोपी, गमछा, पगड़ी या दुपट्टे से सर को ढकें। धूप में अधिक शारीरिक परिश्रम टालें। यदि कार्य अनिवार्य है तो बीच में आराम करें। ये सावधानियां आपकी जान बचा सकती है। भारत का मौसम विभाग